सबसे पहले आपको बताऊं, जो रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है? तो रेशियो इज द कंपैरिजन। रेशियो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के बीच का। रेशियो कुछ और नहीं बल्कि कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के बीच का। जो क्वांटिटी आपकी बेसिकली मैं कहूंगा, क्वांटिटीज किसको कहते हैं पहले तो ये बात आती है। तो निशांत यहां पे आपको बताना चाहूंगा, क्वांटिटी का मतलब होता है, और एवरीवन इनफैक्ट, क्वांटिटी का मतलब होता है हर वो चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी हाइट एक क्वांटिटी है क्योंकि आप क्वांटिफाई कर सकते हो। आपका वेट एक क्वांटिटी है क्योंकि आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो। आपकी आई साइट एक क्वांटिटी है क्योंकि आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हो। लेकिन आप कितने अच्छे हो, कितने काइंड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने गुड लुकिंग हो, ये क्वांटिटी नहीं है क्योंकि आप इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैंने जो एग्जांपल लिए सारे के सारे क्या एग्जांपल थे? एट्रीब्यूट्स बोले हैं मैंने, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। तो कंफर्ट क्वालिटी होगी, कंफर्ट को मेजर नहीं किया जा सकता, कंपेयर किया जा सकता है। आप जब कोई लैपटॉप यूज करते, जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं, जैसे भाई सिंपल सी बात है, अभी नहीं लेकिन पहले जब ध्यान है एंड्रॉइड फोन आते थे और एप्पल का फोन आता था, छोटे वाले जो 4S और 5S वाले जो फोन थे, तो कहीं ना कहीं छोटे फोन्स को चलाते वक्त ना थोड़ी दिक्कत होती थी। एप्पल का ड्रॉबैक होता था एक, इसीलिए बाद में एप्पल ने भी अपने फोन्स में साइज बड़ा करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट घर में अगर कोई बड़ा है, जैसे मान लिया मेरे पेरेंट्स है, तो अगर मेरी कैपेसिटी भी है एप्पल का फोन दिलवाने की तब भी। ओके मनीष, इज योर फर्स्ट क्लास टुडे? हाँ जी मनीष जी। और दिशांत, आप मुझे बताएं कि आप मैथ्स बैकग्राउंड है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है? बेटा आप मुझे बताएं कि आप मैथ्स बैकग्राउंड है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है? ठीक है, अच्छा मैथ्स बैकग्राउंड। मनीष जी आपकी पहली क्लास है तो उसके लिए यस लिख दीजिए और साथ के साथ बता दीजिए कि आप मैथ्स बैकग्राउंड है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। तो मैं यहां पे बात पे था कि अगर मुझे मेरी कैपेसिटी अगर एप्पल के फोन दिलाने की भी है, चलिए कोई बात नहीं, 12 नहीं दिला पाएंगे तो जो उससे नीचे वाले मॉडल हैं वो तो अब सस्ते ही हो गए, 40-50 हजार तक में ही हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द रिप्लाई बेटा। तो कहीं ना कहीं एप्पल का फोन अगर मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए लगाना है तो वो मुझे लगता है एप्पल का फोन थोड़ा सा उनके लिए सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो पहली बार चला रहा होगा स्पेशली, ठीक है ना, जो पहली बार चला रहा होगा तो वो बेसिकली आपका उसके लिए इनकन्वीनियंट होगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जैसे इसी साल में ही मैंने अपने दोनों पेरेंट्स के लिए स्मार्टफोन खरीदा, क्योंकि सिंपल सी बात है जब लॉकडाउन हुआ था तो सब लगे हुए थे अपने अपने फोनों में, ठीक है ना, कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, तो भाई वो भी मेरे पेरेंट्स भी अपने टीवी में लगे हुए थे। तो हमने कहा भाई हम तो बिगड़े हुए हैं ही, पेरेंट्स को भी बिगाड़ दो। मैंने दोनों को फोन दिला दिया, अब दोनों ही फोन में लगे रहते हैं। क्या जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर कुछ लोग एक टाइम पे पहले कंपैरिजन होता था, अब तो लोग बहुत यूज टू हो चुके हैं, कैसा भी यूजर इंटरफेस हो, कोई सा भी फोन हो, सब चला ही लेते हैं। लेकिन पहले एक टाइम होता था लोग कहते थे कि नहीं यार एप्पल नहीं खरीदना, हम तो सैमसंग जाएंगे, हमें कोई और एमआई भी नहीं खरीदना, अब तो वैसे भी नहीं खरीदना है। लेकिन लोग एमआई या कोई चाइनीज फोन भी नहीं खरीदते थे, या जैसे वो एक एचपी का फोन आता था, एचपी था, पता नहीं क्या नाम सब भूल गया मैं, एचपी नहीं कुछ और था, तो एक टाइम पे उसके फोन बहुत चले थे। तो आपको बताना चाहूंगा सब अवॉइड करते थे, सिर्फ सैमसंग ही सैमसंग खरीदते थे, क्योंकि ऐसा मार्केट में एक से था कि सैमसंग का माइक्रोमैक्स नहीं बेटा,
कौन सा फोन था यार, नाम ही भूल गया, चलो बाद में ध्यान लगाएंगे, इस पे क्या दिमाग लगाऊं। तो नहीं ब्लैकबेरी नहीं यार, वो 1 साल के लिए ना हर किसी के पास वही वाला फोन था कंपनी, अब उसके बाद कहीं किसी के पास दिखता भी नहीं है वो फोन। अब तुम मुझे नहीं भाई, नहीं माफ कर दो, सारे कंपनी के नाम ले दोगे, माइक्रोमैक्स, ब्लैकबेरी, मोटोरोला। तो अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहां पे ये बताना चाह रहा था कि लोग पहले मार्केट में ऐसी से थी कि ना सैमसंग जो है बहुत कंफर्टेबल होता है यूजर्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्ट, ये सब क्वालिटीज होती हैं, ये इनको कंपेयर करा जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता। और बेसिकली जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसको क्वांटिटी कहा जा सकता है। और जब भी ऐसी दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन किया जाता है तो उसी कंपैरिजन को दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या, रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशियो। प्रोवाइडेड कि दो क्वांटिटीज जिनको आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों क्वांटिटीज का यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग नहीं बल्कि सेम। यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग नहीं बल्कि सेम। ध्यान रखना, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं सही बताऊं, जैसे बहुत सारा मतलब जैसे मुझे नहीं पता लेकिन एज सच जैसे हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक जॉइंट फैमिली में हुई। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि आप एज यू कैन अंडरस्टैंड, जॉइंट फैमिली के बच्चे जो होते हैं ना उनको ज्यादा खाना वाना, खासतौर से बॉयज की बात कर रहा हूँ, खाना वाना कुछ बनाना नहीं आता। क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर आपकी मदर अवेलेबल है या उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा तो आपकी चाची या आपकी ताई या ऐसे इस तरीके से अवेलेबिलिटी किसी ना किसी की रहती थी। लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली जैसे अभी होती है तो वहां पे क्या होता है कि जैसे अगर मान ली किसी की मदर वर्किंग है तो बच्चे घर पे जैसे रहते हैं तो कुछ बनाना सीख जाते हैं। तो खैर चाय बनानी मुझे भी आती है। तो मान लिया मैं कहता हूं चाय की अगर बनाने की बात की जाए तो जैसे आप चाय के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हो, मिल्क का, और वाटर का भी यूज करते हो। तो जो वाटर और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क का जो कंपैरिजन होगा उसे कहा जाएगा रेशियो। क्या कहा जाएगा? रेशियो। चाय पत्ती, क्योंकि चक्कर क्या है, पानी भी लीटर में आता है और आपका दूध जो है, मिल्क जो है, वो भी लीटर के अंदर आता है। तो क्योंकि दोनों का यूनिट ऑफ मेजर सेम है तो उसको क्या कहा जाएगा? रेशियो। लेकिन अगर आप चाय पत्ती को और चीनी को, टी एंड शुगर को कंपेयर करते हो, वो भी क्या कहलाएगा? रेशियो, क्योंकि टी भी किलोग्राम के हिसाब से आती है और शुगर भी किलोग्राम के हिसाब से आती है। लेकिन बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वाटर और टी को कंपेयर करोगे तो सबको पता है कि वाटर लीटर में आता है और टी किलोग्राम में आती है। तो यहां पे कंपैरिजन जो होगा वो रेशियो नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। तो मैं दोबारा से बोल देता हूं, मैंने जो सेंटेंस बोला था कि रेशियो इज द कंपैरिजन, रेशियो इज द कंपैरिजन, गुड आफ्टरनून जैस्मीन, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ठीक है ना? तो सेम काइंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजों का यूनिट ऑफ मेजर कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है? तो पहले ही बताओ, जो मैंने एक मोटी मोटी बात आपको रेशियो के रिगार्डिंग बताई और फिर ये भी बताया कि जब ऐसी दो चीजों को कंपैरिजन किया जाता है जिनका यूनिट ऑफ मेजर सेम नहीं आता तो उसको फिर प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये बात जो मैंने पूरी बोली है, क्या आपको ये क्लिक करी, समझ में आई या नहीं? प्लीज काइंडली रिप्लाई एवरीवन, आई एम वेटिंग इन अ चैट बॉक्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है महेश। ओके कृतिका, ओके दुशांत, ठीक है कीर्ति। What about others? I need the reply from everyone. वन वे क्लास नहीं चलानी यार, 2 वे क्लास चलाएंगे। ठीक है ना? आपका रिप्लाई चाहिए
जब भी मैं पूछूं, बार बार नहीं पूछूंगा। और शुरुआत में पूछना बनता भी है यार, शुरुआत में पूछना बनता भी है। आप समझ रहे हो, अभी हमने क्लासेस स्टार्ट करी है आपके साथ, ठीक है ना। आज मेरी आपके साथ तीसरी क्लास है, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मुझे ये समझना है कि जिस तरीके से मैं बोलता हूं, जिस तरीके से मैं समझाता हूं, आपको आता है कि आपको नहीं क्लिक कर पाता, क्योंकि तभी तो आपके और मेरे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो यहां पे आइए जरा देखते हैं बुक क्या कहती है। और यहां से शुरू करते हैं, ये टॉपिक यहां से शुरू होता है। और जरा देखिए, तो यहां पे आराम से देखिए, ध्यान रखना बेटा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप इस फाउंडेशन लेवल पे हमसे क्या चीज मिलेगी आपको सीखने को। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम क्या कराएंगे, रिकॉल करवाएंगे डिटेल में। उनको हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ब्रश अपनी प्रॉपर डिटेल में रिकॉल करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन, ये कब के कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लासेस के, 7th 8th 9th 10th इस लेवल के ये कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो क्वेश्चंस करते वक्त आपको ये फील नहीं होगा कि आप छोटी क्लासेस के कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको फील होगा कि यस आप आफ्टर 12th का ही कंटेंट पढ़ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कहां बिलोंग करता है, 7th 8th 9th 10th वाले कॉन्सेप्ट, डेटा मतलब क्लासेस को, लेवल्स को। तो उसे डिटेल में आपको समझाना, लेकिन आप ये नहीं होगा कि स्कूल लेवल की तरह, जैसे आज एक छोटी सी रेशियो का मीनिंग बताया, और वो होती थी ना पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, जिसमें बस वो रेशियो को ही एक्सप्लेन करते थे। या कोई ऐसा और चैप्टर ले लो कि आज बस ये एक एक्सरसाइज दी थी जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है, और अगर मान लिया कोई इक्वेशन है, सपोज कर लीजिएगा आपका ax² + bx + c = 0, तो हम ये बता रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट वो आपका b है, जो विदाउट x है वो कांस्टेंट है, और जो x² का कोएफिशिएंट है वो a है। तो पता चला आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, और 10 के 10 क्वेश्चनों के अंदर यही बताया जा रहा है कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x² इसमें क्या होगा, इस वाली इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सीखना होगा। जिसको नहीं पता होगा उसको भी सिखाएंगे, लेकिन आपको वो विद इन 1 गो सीखना होगा। प्रैक्टिस करते रहना घर पे, लेकिन सीखना आपको 1 गो में होगा, क्योंकि अब आप 7th 8th के बच्चे नहीं हो। 7th 8th वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ग्रेजुअल चीज होनी चाहिए थी, लेकिन आप एक 12th पास स्टूडेंट हो, तो आप बड़े हो चुके हो, तो आपका ब्रेन भी एनलार्ज हो चुका है, तो आपकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले बताओ ये बात समझ में आई, डू एग्री विद मी और नॉट, यू कैन सिंपली रिप्लाई यस और नो। मतलब बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x² किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये नहीं है कि यही बात ही 2-2 3-3 क्लासेस चलती रहे। दुशांत, आदित्य, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो मतलब आप लोग ये ध्यान रखना। तो आप जरा देखिए, आइए यहां पे डिस्कस करते हैं। और देखो मैंने कहा जैसे आज शुरू करा तो रेशियो की डेफिनेशन से शुरू करा कि रेशियो का मतलब क्या है। तो लिखा है आपका, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस, साइजेस बोल लो या क्वांटिटीज बोल लो, या देखो आगे बोल दिया 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। और मैं एक चीज भूल गया था, वो इन्होंने बता दी, कहते हैं बाय डिवीजन, यानी कि कंपैरिजन की बारे में बोले जा रहा था मैं कि कंपेयर करो कंपेयर करो कंपेयर करो। अरे कंपेयर के नाम पे क्या करें? तो कंपेयर के नाम पे बेटा जी आप क्या करें, 2 चीजों का, जैसे x/y है तो x/y का मतलब x/y है, यानी कि कंपैरिजन के नाम पे यहां पे क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवीजन। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है।
सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जानते होंगे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका 25/100, तो इसका मतलब आप रेशो 25/100 नहीं बताओगे, बल्कि आप रेशो 1:4 बताओगे। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा से मैं वर्ड्स रिपीट कर देता हूं कि रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, और कंपैरिजन के नाम पे क्या, बाय डिवीजन, यानी कि जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर इसका मतलब उनको कंपेयर करो। आगे चलते हैं बेटा और आगे की चीज देखते हैं। इसीलिए यहां पे हम कैसे पढ़ेंगे, पहले पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे टॉपिक का, और फिर उसके बाद एक बार में ही हम एमसीक्यू करेंगे। ये वही मैंने कहा ना कि जैसे अब आप ऑब्वियसली 12th पास स्टूडेंट हो, तो ये नहीं कि पता चला रेशियो की बात आई तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रेशियो के क्वेश्चन, फिर एक प्रॉपर्टी करा दी उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर दूसरी प्रॉपर्टी करा दी उस दूसरी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, और कोई भी नहीं करवाएगा। और अगर करवाएगा तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की स्पून फीडिंग यहां पे तो कर पाएगा, लेकिन पेपर में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेपर में तुम तो एक चैप्टर को ही ब्रेक कर रहे हो, पेपर में तो पूरा का पूरा कोर्स ही मिक्सअप होके आना है। यहां तो ये भी नहीं होता कि आपका, जैसे आपका अगर मैं बात करूं मैथ्स की और स्टैट्स की और सीए में एलआर की, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेपर में सेक्शन बन के आएंगे, सेक्शन ए यानी कि अब सारे क्वेश्चन जो आएंगे अगले 40 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, या फिर उसके बाद सेक्शन बी कि अब जो 20 क्वेश्चन एलआर के हैं वो सारे आएंगे, फिर सेक्शन सी कि 40 क्वेश्चन जो स्टैट्स के बचे हुए थे वो आएंगे। ऐसा नहीं होगा, पहला क्वेश्चन मैथ्स का, दूसरा क्वेश्चन एलआर का और तीसरा स्टैट्स का, या हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन मैथ्स के, फिर 2 क्वेश्चन स्टैट्स के, फिर 3 क्वेश्चन एलआर के, कुछ भी रेंडमनेस हो सकती है। और इस पेपर को डिफिकल्ट बस इसी तरीके से बनाया गया। वैसे तो ऐसा क्या पूछ लेंगे जो हमें ना पता हो, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल सिखा दूंगा, एक्सरसाइज करवा दूंगा, एडिशनल करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन आपका पेपर के अंदर सब कुछ मिक्स होकर आएगा। तो यहां पे इतना बिल्कुल बच्चा बना के पढ़ाने में ना ये घाटा है कि यहां तो पढ़ा दो, खुश कर दो, लेकिन बेटा मुझे यहां खुश नहीं करना, ये आपको पेपर के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। यहां पे सिर्फ कोर्स खत्म नहीं करना, आपको सिखाना है कि पेपर के अंदर आप चीजों को हैंडल खुद से कर पाओ। तो फिलहाल यहां पे जरा देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें जो बीच बीच में बोलता हूं उसके पीछे रीजन है कि एक मैसेज कन्वे हो जाए कि किस तरीके से हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, और सेम काइंड के नाम पे यहां पे इन्होंने बोल दिया निशांत सेम यूनिट्स, क्या बोल दिया बेटा, सेम यूनिट, ठीक है। और साथ के साथ वो मैंने बता ही दिया था आपको। फिर कहता है देन द फ्रैक्शन a by b इज कॉल्ड द रेशियो a to b। यार ये बात हमेशा याद रखना कि बेसिकली आपका जो ये जैसे x is to y लिखा है, इसको तुम x to y भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी यूज आए बच्चा ना कई बार कंफ्यूज होता है कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि ना लिखूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अब आपको मतलब कि अप फ्रंट होके मैं बता रहा हूं कि यस x is to y को x to y भी बोल सकते हो। फिर वो कहता है इससे आगे, कहता है इट इज रिटन एज a is to b as you know already, thus the ratio a to b, a by b और a is to b all the three are one and the same। अरे हाँ यार सही कह रहे हैं, सॉरी हरीश जी, पॉज हो गई, मूव तो करिए अभी। एक मिनट रुकना बेटा, वॉइस आ रही है मेरी, वॉइस तो आ ही रही है, रिप्लाई कर दो एक बार। हाँ बस 1 मिनट में ठीक करवाता हूं मैं। आ गई, अब ठीक चल रही है ना, चलिए
भाई साहब थक गए हैं लैपटॉप भी चल चल के, ठीक है ना। एक किसी पता नहीं किसी बैच में ना, मतलब मेरा एक ब्रदर इन लॉ है, उसकी IAHM से क्लास चल रही है, तो ना तो उसकी क्लास चल रही थी, तो मैं उस रूम में पहुंचा जहाँ पे वो क्लास ले रहा था। तो एक बच्चा अपनी मैडम से ये कह रहा, मैडम इतना पढ़ चुके हैं ना, आइंस्टाइन भी इतना नहीं पढ़ा होगा जितना हमें पढ़ा दिया आपने। खैर यहां पे अगर बात करें तो द रेशियो A/B, A/B और A/B, देखो मैं ये पढ़ रहा था उस समय पे, मैं दोबारा से बताए तो कहता है, यहां से शुरू करा था मैंने, इफ A and B are two quantities of the same kind in same units, you know already what does it mean, then the fraction A/B is called the ratio of A/B. It is written as A/B. Thus the ratio A/B, A/B or A/B, all the three are one and a same thing. अब इससे आगे चलते हैं और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, the quantities A and B are called terms of the ratio. The quantity A and B are called terms of the ratio. और बच्चे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आराम से देखिए इस बात को, A द न्यूमरेटर को, द न्यूमरेटर जिसको फर्स्ट टर्म भी कहा जाता है और एक नया नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है देख लो प्यारे बच्चों, इस नाम ये बोला जाता है एंटीसेडेंट। क्या बोला जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन, एंटीसेडेंट, ठीक है। रेशियो में न्यूमरेटर को एंटीसेडेंट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इससे आगे चलते हैं और कहता है बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म के साथ साथ एक और नाम उन्होंने जोड़ दिया, और वो नाम क्या है बेटा जी आपका, कॉन्सिक्वेंट। क्या हो गया आपका, कॉन्सिक्वेंट। तो याद रखना कि एंटीसेडेंट वर्ड कभी आए तो समझ जाना न्यूमरेटर वाले रेशियो की बात हो रही है, और एंटीसेडेंट की बात मतलब कॉन्सिक्वेंट की बात आए तो डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने एक एग्जांपल भी बता दिया, इन द रेशियो 5:6, 5 and 6 are called terms of the ratio, 5 is called the first term or antecedent, और 6 the denominator 1 is called the second term or consequent, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे आपका बोला गया है कि both terms of a ratio can be multiplied or divided by the same non-zero number। बहुत अच्छा लगता है जब लाइन लिखते वक्त एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। तुम सब जानते हो यार, जैसे अब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे 12/16 है, तो 12/16 को अगर 4 से कट किया जाएगा, आपको याद है ना क्या बोलते थे, कट करना, सिंप्लीफिकेशन बोल देते हैं इंग्लिश में। और आपका यहाँ पे 12/16 है, तो अगर मैं इसे कट करूंगा तो कॉमन नंबर से ही करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर के नंबर को अलग से नंबर से कट कर दिया, नीचे के नंबर को अलग से कट कर दिया। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बोल दी। कहते हैं सर, मैंने कहा हाँ जी, बोथ टर्म ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। यूजुअली रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बात भी आपको शुरुआत में बता दी थी कि 25/100 अगर लिखा है तो आप उसे बोलोगे कि रेशियो क्या है, 1:4। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहता है द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। बेटा ये सच बात है कि अगर मान लिया मैं कहता हूं कि क्वेश्चन है तुमसे, अकाउंट्स के बच्चे हैं आप, कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर मान लिया P and Q आर द पार्टनर्स और उनकी पार्टनरशिप की रेशियो 5:2 है। क्या है बेटा, 5:2 है, और 5:2 के हिसाब से क्वेश्चन करते हो। और अगर मान लिया तुम क्वेश्चन कर रहे थे और मुझसे पूछा सर रेशियो बताना, पार्टनरशिप की रेशियो, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना सर, तो मैंने बोल दिया बेटा 2:5। तो क्या अब जब फाइनल आप P&L बनाओगे या बैलेंस शीट बनाओगे, क्या आंसर आपका सेम ही आएगा दोनों बार में? 5:2 में भी वही और 2:5 में भी वही? रिप्लाई करो जरा फटाफट से। बिल्कुल जैस्मीन, नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली यही बात उन्होंने यहां पे बोल दी आराम से, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैं ये बहुत छोटी छोटी बातों को बड़े आराम आराम से बता रहा हूं, उसके पीछे 2 रीजन है। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से बताना जरूरी है, आपकी और मेरी एक फ्रीक्वेंसी बनेगी
जिस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से एडजस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से एडजस्ट करोगे। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ज्यादा ही होगी, क्योंकि दैट्स व्हाई आई कंसीडर माई सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैं छोटी छोटी बातें भी इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, जितनी क्लैरिटी से ये सारी बातें आपके माइंड में सेटल हो जाएंगी, क्वेश्चन देखते देखते आपसे सॉल्व हो जाएंगे, देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये सारी बातें आपके माइंड में होंगी। तो जब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे होंगे तो अपने आप ही वो जो माइंड में जो बातें होंगी वो अपने आप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगी और आपको आंसर मिल जाएगा। और जरा देखिए, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। फिर इसने आई डोंट नो, जरूरत तो नहीं थी लेकिन क्यों लिखा, कहता है द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। आई नो दैट, ठीक है। और जरा देखिए, देखो यही बात दोबारा भी बोल दी उसने, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ठीक है। तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह इसकी। देखिएगा, ऑल्दो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने हेडिंग इनवर्स रेशियो क्यों दी। अरे प्रॉपर्टीज लिखनी थी, प्रॉपर्टीज नाम देते, पता नहीं क्या ऊपर लिख दिया इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है। आइए चेक करते, बताता हूं क्या कह रहा हूं। वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। ये तो पता है, नॉर्मल सी बात है कि एक रेशियो को दूसरी रेशियो का इनवर्स तब कहा जाता है जब उन दोनों रेशियो का प्रोडक्ट जो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या, वन आता है। तो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं, और ये देखो मैं लिख रहा था, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, तो यहां पे देख लो मैं यहीं से शुरू हो जाता हूं। Thus A is to B is the inverse of B is to A. Thus A is to B is the inverse of B is to A and vice versa. आप बोल सकते हो कि A is to B इनवर्स है किसका, B is to A का, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो कि B is to A इनवर्स है किसका, A is to B का। आगे चलते हैं और जरा देखिएगा, कहता है a ratio A is to B is said to be of greater inequality। जो रेशियो होती है A is to B, इसको greater inequality रेशियो कह सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कब कह सकते हैं, कहते हैं तब कह सकते हैं जब एंटीसेंडेंट बड़ा होगा किससे, कॉन्सिक्वेंट से। तुम सब जानते हो ना, एंटीसेंडेंट का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा कॉन्सिक्वेंट यानी कि डिनोमिनेटर से, तो इसे क्या बोला जाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। क्या वर्ड बोलोगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। लेकिन अगर लेस इनइक्वालिटी रेशियो तब बोलोगे जब आपका जो एंटीसेंडेंट होगा वो छोटा होगा किससे, कॉन्सिक्वेंट से, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा। इससे आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियो A is to B and C is to D is AC is to BD। ये बात आप लोग याद रखना बच्चों कि आपका जब A by B और इनटू में C by D, बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। और इसीलिए देख लो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब होता है जब बीच में किसका साइन आता है, इक्वल का। अब देख लो बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं मैं, ऑल्दो कई बार ऐसा अजीब भी लगता है इतनी बेसिक बात बोलने, लेकिन मुझे नहीं पता ना, हो सकता है कोई आप में से बच्चा ऐसा हो जिसका रिक्वायरमेंट हो ये। अब इससे आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला, इससे अगले एग्जाम्पल में कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:7। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा एंटीसेंडेंट को एंटीसेंडेंट से और कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करें, और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि तुम्हें पता है ना लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसमें देखिए 3 × 5 15 आता है, 4 × 7 28 आता है, और 15 और 28 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसे एज इट इज छोड़ दिया जाता है, और दिस इज द फाइनल आंसर। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि सर कंपाउंड रेशियो ऑफ
कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 5 7 एंड 4:9। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 मल्टीप्लाई बाय 9 189 हो जाएगा। और क्योंकि ये भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, कट नहीं हो पाएगा, तो इसको भी ऐसी फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। आइए अब इससे आगे चलते हैं। कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। जब पहली बार पढ़ा था बड़ी अच्छी लैंग्वेज लगी थी कि सही बात बोलिए, नॉर्मल में भी बोल सकता था, नॉर्मल में बोल सकता था कि आपका एक रेशियो का स्क्वायर कर दिया जाएगा, जब रेशियो के एंटीसेंडेंट और कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो इसको डुप्लीकेट रेशियो कहा जाएगा, ऐसे भी बोल सकता था। लेकिन देखो उसने जानबूझ के क्या बोला है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ। कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ का मतलब है कि अगर a बाई बी रेशियो को a बाई बी से ही मल्टीप्लाई किया जाए, और आप लोगों को पता होगा और नहीं पता तो अब बता देता हूं कि बेसिकली कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कंपाउंड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट करना। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मैंने आपके सामने करके दिखा दिया और इन्होंने भी नीचे यहाँ पे समझा दिया। thus a square b square is the duplicate ratio of a is to b। सिमिलरली साथ के साथ ही हमें बता दिया गया कि सर अगर ट्रिप्लीकेट करना है तो a is to b का ट्रिप्लीकेट a क्यूब is to b क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। एक में स्क्वायर और एक दूसरे में क्यूब। स्क्वायर किया जाता है तो डुप्लीकेट बोला जाता है, अगर क्यूब किया जाता है तो ट्रिप्लीकेट बोला जाता है। और यहाँ पे आप बड़े अच्छे से इस एग्जांपल को समझ सकते हैं। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 4:9 स्क्वायर कर दिया, और ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इट इज 8:27, यहां पे भी आपका क्यूब कर दिया। अब इससे आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आपके साथ, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, बेटा जब डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था तो सब डुप्लीकेट में क्या किया जाएगा, स्क्वायर रूट किया जाएगा। जब डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था तो सब डुप्लीकेट में क्या किया जाएगा, स्क्वायर रूट किया जाएगा। और जब ट्रिप्लीकेट में क्यूब किया था तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट किया जाएगा। और एज यू कैन इजीली फिगर आउट ऑल दैट स्टफ। अच्छा ठीक है रोहित, और मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। ठीक है, उम्मीद करूंगा अभी दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और आपका फॉर एग्जांपल सब डुप्लीकेट रेशियो 4:9 स्क्वायर रूट कर दो 2:3, और 8:27 का क्यूब रूट किया जाएगा तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3 आएगा। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन भी ठीक कर लेना, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन भी ठीक कर लेना। जैसे कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन यार कई बार बच्चे जब ऐसे भी कर देते हैं ना, जैसे मान लिया मैं एकदम से पूछूं, जल्दी से देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि कर तो सभी सकते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है? अच्छा चलो, काफी बच्चों ने कर दिया। अब दोबारा सुनो, सब ध्यान से सुन लो। 2 की पावर 11 कितना होता है? 2 की पावर 11 जल्दी जल्दी जल्दी, सोच में पड़ गए यार तुम तो। और देख लो कितने बच्चों का जवाब आया। इसके बाद तो मेरे को समझ में आ गया, क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ पूछ लिया जो तुम्हें मतलब कि तुम डिजर्व नहीं करते थे? अबे यार तुम्हें ध्यान है 7th 8th क्लास के अंदर जब हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था, हाँ जी मलाइका जवाब दिया है, लेकिन जितनी देर में दिया है ना उतनी देर में अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसको लिखने में तेरे को टाइम लग रहा होगा, टाइपिंग वाली बात तो नहीं कह सकता मैं। जो तेरे को टाइम लगा है वो सोचने में ही लगा है, ठीक है ना। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, ऑल्दो यहाँ पे कोई भी चीज को ना अदरवाइज लेके बिल्कुल मत चलना। यहाँ पे सारा खेल इस तरीके की कैलकुलेशन का ही है। आप मल्टीप्लिकेशन में कितने अच्छे हो, डिवीजन में कितने अच्छे हो,
चलो एक देखते हैं, 324 का स्क्वायर रूट बताओ, जल्दी से बताओ 324 का स्क्वायर रूट। मैं आपको एक मिरर दिखा रहा हूं, समझ लो। वैसे तो ये बहुत गलत काम होता है। बहुत बढ़िया कीर्ति, चलिए वेरी गुड। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितना क्विक आपकी माइंड में कैलकुलेशन होगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 12th के बाद से ही हमारा ठीक हो गया था। मतलब जब हमने अपने आप को फाउंडेशन लेवल पहले से भी ठीक था, तो पहले से भी ठीक था। मैं सही बताऊं तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डर कभी नहीं लगता था। मैथ्स में 100 में से 100 नहीं आते थे, लेकिन हाँ डर कभी नहीं लगा था मेरे को। और बल्कि ऐसे बच्चों को भी मैंने डरते देखा था जिनके 100 में से 100 आते थे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कैलकुलेशन जैसे मैंने बोली 2 की पावर जब 11 बोली तो मैं 10 भी बोल सकता था। 2 की पावर 10 शायद जल्दी बच्चे रिप्लाई करते, ज्यादा रिप्लाई करते, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 की पावर 11 बोला, क्योंकि जिसको 2 की पावर 10 याद होगा उसे 2 की पावर 11 करने में 1 सेकंड लगेगा। सबको पता है 2 की पावर 10 1024 होता है, 1024। तो 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2048। तो मतलब मैं इस तरीके की इंटेलेक्चुअलनेस की बात कर रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट होगी। और तुमने कहा अगर नहीं हो तो किसी बच्चे में, जैसे मान लिया कोई बच्चा कहता है मेरे में तो नहीं है ऐसी कैपेसिटी, तो बेटे डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये कोर्स बहुत अच्छे कोर्स है बेटा, लेकिन ये इंसान को अच्छा पहले बनाते हैं, तब उसको अच्छी सैलरी दिलवाते हैं। बहुत से पेरेंट्स, पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में ही बोला होगा, बहुत से पेरेंट्स मेरे पास अभी इस समय देखो ऑनलाइन है, कोई कहीं का भी बच्चा मुझसे पढ़ सकता है इस समय पे। बहुत से पेरेंट्स जो ग्रेटर कैलाश वगैरह में रहते हैं और अपने बच्चे के लिए उन्होंने मुझसे बात करी, एक्स्ट्रा कंसर्न शो करा कि थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान दीजिएगा इस तरीके का। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि आज वो कैसे सेटल्ड है, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, आई मीन जैसे लोअर इनकम ग्रुप के बिलोंग करते हैं, हायर इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, या मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिर साथ के साथ ये बताया कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई। ऐसे ऐसे स्कूलों से पढ़े हुए लोग जहां पे वो बंक मारते हैं ना स्कूल से, लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे बंक मार लेते हैं कि मिड ऑफ द स्कूल निकल जाते हैं या स्कूल जाते ही नहीं है। तो कह रहे मिड ऑफ द स्कूल निकलने का कोई झंझट ही नहीं था सर, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे दीवार जैसी कोई चीज ही नहीं थी, टेंट्स होते थे, टेंट्स में पढ़ते थे। मतलब ऐसा लिटरली किसी पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। और आज उनके बच्चे डीपीएस मथुरा रोड जैसे जगह पे पढ़ते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को ये प्रॉमिस कर रखा है कि बेटा सीए पता नहीं इंटर क्लियर करिएगा तेरे को बीएमडब्ल्यू दिलवाऊंगा। तो आप समझना, नेगेटिव वे में मत लेना, लेकिन इस बात को ये समझो कि वो लोग ऐसे डेवलप हुए, कोचिंग भी नहीं होती थी उस समय पे, उन्होंने भी ये कोर्स करा। लेकिन सोच के देखो ना कि किस लोअर लेवल की बात कर रहा हूं, कि एक ऐसा स्कूल, वो खुद किस स्कूल से पढ़े जहां पे दीवारें तक नहीं थी, और उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप करा है कि उनके बच्चे किस में पढ़ रहे हैं, डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ऑल्दो पैसे तो लगते ही होंगे ना, स्कूल भी अच्छा है लेकिन पैसे भी तो खर्च होते ही होंगे। तो खैर फिलहाल मैं यहां पे बात करूं कि कैलकुलेशन आपको अपने आप ठीक करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं बेटा, और जरा देखिएगा, क्योंकि जो ऐसे कैलकुलेशन कर पाएगा वही ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। साथ के साथ आपका यहां पे कहता है इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, वो तो मैंडेटरी है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर। इंटीजर आप जानते हो ना, इंटीजर का मतलब मैं बता देता हूं। वैसे तो ये मतलब होता है इंटीजर का +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। जीरो नहीं होता इंटीजर, लेकिन यहां पे माइनस भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बेटा रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, और क्वांटिटीज नेवर बी नेगेटिव, क्वांटिटीज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसीलिए यहां पे आप नेगेटिव नंबर्स के बारे में मत सोचना। कहता है द क्वांटिटीज आर सेट टू बी कमेंसरेबल। अगर मतलब इंटीजर्स के टर्म में लिखोगे, जैसे यहाँ पे 2:3 लिखा हुआ है, 4:9 लिखा हुआ है, 8:27, ये सारी क्या कहलाती हैं, थ्योरेटिकल वर्ड है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इस पे बेस्ड। कमेंसरेबल बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों, कमेंसरेबल।
और अगर मान लिया कल को रेशियो दे दिया जाए, लेकिन रेशियो बेटा जी आपका ऐसा दिया जाए जिसको आप मतलब कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन नंबरों को? इरेशनल नंबर। √3 √2 जो है कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये भी बताऊंगा रेशनल और इरेशनल इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। वैसे पता भी होगा कुछ बच्चों को, जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जो इरेशनल नंबर होते हैं जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाल सकते आप, जिन्हें रूट से बाहर आप नहीं निकाल सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अल्टीमेटली आपका जो इरेशनल नंबर का जो रेशियो होता है उसे बेटा जी क्या बोला जाता है? और देखो यहाँ पे बोला हुआ है साफ साफ, दे आर सेड टू बी इनकमेंसुरेबल। √3 to √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। इन्हें इंटीजर नहीं बनाया जाएगा, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इंटीजर नहीं बन पाएंगे किसी एक जगह पे, तो रूट रहेगा ही रहेगा। एंड देयरफॉर √3 and √2 आर इनकमेंसुरेबल। तो ऑल्दो थ्योरी वैसे आती नहीं है, मैं बता दूं आपको, थ्योरी नहीं आती, पहले भी बोला था, लेकिन बेटा हम जरूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही मैंने बोला कोर्स खत्म करने के लिए नहीं पढ़ा रहे, आपको नॉलेज आपकी एनहांस करने के लिए बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे एक ही बात है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नंबर अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे मैं हर समय तुमसे यही बातें नहीं करता रहूंगा कि इतने मार्क्स उतने मार्क्स, नहीं, मैं यहाँ पे बात करूंगा कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कंफर्म बात है स्कोर अच्छा ही होगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट और पढ़ते हैं एंड देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। कॉन्टिन्यूअस रेशियो कहता है, कॉन्टिन्यूअस रेशियो के लिए कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वही क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, 3 और मोर क्वांटिटीज, अब 3 या 3 से ज्यादा ऑफ सेम काइंड। द कॉन्टिन्यूअस रेशियो ऑफ 3 सिमिलर क्वांटिटीज ए बी सी इज रिटन एज A:B:C। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसको क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस रेशियो। क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस रेशियो। आइए, ये हमने बेसिक से समझा, बड़े तसल्ली से समझा। आइए अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है, आराम से देखो, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, मतलब जब क्वेश्चन भी करो ना तो ऐसे, मतलब हाथ ऐसे यूं हो और आराम से क्वेश्चन को देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे होता है ना रेस लगा देनी है, कोई रेस नहीं लगानी, क्योंकि इस समय एग्जाम नहीं हो रहा। जब एग्जाम हो तो उससे पहले पहले इतना प्रिपेयर हो लो कि तुम्हें जल्दी करने के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और यार ऐसी जो भागा दौड़ी सी जो दिमाग में होती है वो करनी ही ना पड़े, एंजाइटी जैसी कोई चीज ही आपके माइंड में ना हो, इतने कंफर्टेबल हो चुके हो आप कैलकुलेशन को लेके, तो बस क्वेश्चन को देखते देखते सॉल्व हो जाए। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 एज यू कैन सी, इनवर्स कैसे होता है? रिवर्स हो जाता है। तो जैसे ध्यान है ना, A:B का रिवर्स क्या था? B:A। तो 11:15 का 15:11 हो जाएगा और ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी बात मेरी समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन मेरा समझ में ना आए, बिल्कुल बहुत बढ़िया रोहित जैस्मिन, आपने जवाब दे दिया। और अभी आसान है, मैं भी मानता हूं आसान है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल होगा। आसान से करते करते मुश्किल, जब आसान भी करेंगे मुश्किल भी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे ही करें। तुमने कहा सर मतलब लिखना बिल्कुल नहीं है, नहीं बेटा, ये अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तुम बिना लिखे कर पाए या मैं तुम्हें बिना लिखे समझा पाया तो क्या तुम्हारी खासियत है, मेरी खासियत है? दोनों में से किसी की भी खासियत नहीं है। ये इस क्वेश्चन की क्वालिटी है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये बिना लिखे सॉल्व हो सकता है। और आपके पेपर के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिनको बस बच्चा क्वेश्चन पेपर को देखे, अपने माइंड में कैलकुलेट करे, अगर नंबर बड़े हो तो कैलकुलेटर का यूज करे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15। जैसी एंटीसीडेंट 15 दिखाई दिया, समझ में आ गया कि यार ऊपर तो 3 था, तो 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी 15 आएगा। 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी 15 आएगा। और अगर ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तुमने पढ़ा था कि बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। याद है ना? बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो शुड बी मल्टीप्लाई बाय द बोथ नॉन जीरो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, ऐसे था। तो आपका यहाँ पे 3 में 5 मल्टीप्लाई करा 15 आ गया और 4 में मल्टीप्लाई करा, बिल्कुल सही बात है।
दिशांत जी कुछ गलत बोल दिया था आपने शायद, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी दिशांत, चलिए अच्छी बात है। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रेशियो ऑफ द टू, कोई जल्दबाजी मत करना, जब ओरली करने की बात आती है ना तो कोई हमें रेस में नहीं जाना, इनफ टाइम होता है हमारे पास पेपर के लिए, अगर हमें आता हो तो, और अगर नहीं आता हो तो फिर आपको अगर 2 घंटे का जो पेपर होता है आपका मैथ्स का पेपर 2 घंटे का है, अकाउंट्स और लॉ 3-3 घंटे के हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला पेपर और मैथ्स वाला पेपर 2-2 घंटे का, पहले बता रहा हूं। तो अगर हमें आता हो तो सफिशिएंट टाइम होता है, नहीं आता हो तो मैं कह रहा हूं 2 घंटे के पेपर को 3 घंटे का भी कर दो तब भी कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। बल्कि और क्या करोगे तुम, जबरदस्ती ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ लिख के कुछ करके गलत सलत कुछ ना कुछ टिक करके आ जाओगे और अपने नंबर इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करके आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। सबको पता है यार 5:7 का इनवर्स 7:5 होगा, तो कॉन्सिक्वेंट तो 5 ही होगा, तो एंटीसेडेंट 7 होगा और आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट जरूर करूंगा चीजों को। तो रेशियो कंपाउंड वर्ड आते ही समझ में आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 हो जाता है और 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 हो जाता है और 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720 हो जाता है। अब कुछ बच्चों को पता चला ऐसा मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाता है, तो अगेन ये चीज तो आपको ओवरकम करनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आए 2 बार बोलोगे 2 बार बताऊंगा, 10 बार बोलोगे 10 बार बता दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके की अपनी कंफर्टेबल बनानी पड़ेगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आता है बेटा, 18 आता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 आता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720 आता है। समझ में आ गया, एंटीसेडेंट 720 हो गया। साथ के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 आता है और 72 मल्टीप्लाई बाय 10 720 आता है और ऊपर 720 नीचे 720 कैंसिल होके 1:1 आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद ये तो देखो एक आज 5 से लेकर ये 9 तक ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो। डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप पूछोगे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जितने कहोगे सारे करवा दूंगा, लेकिन ये अभी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि यहाँ पे बीइंग अ टीचर मुझे करने पड़े, आप खुद भी कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कहता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। थोड़ा सा मैं लार्ज कर दूं, हो सकता है आपको भी थोड़ा फायदा ही होगा और इस पे हमें भी देख देख के ना थोड़ा सा क्या हो गया, हमारी भी आईसाइट वीक हो गई है लैपटॉप पे यार। लास्ट 6-7 महीने हो गए लैपटॉप देखे जाते हैं पूरे दिन। खैर, यहां पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा था मैं, 10th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। दिमाग लगाना, 4/9 होगा और 3:4 का जब डुप्लीकेट आएगा तो 9:16 हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि कंपाउंड करना है तो 4/9 को आप 9/16 से मल्टीप्लाई करो। दिमाग में इमेजिन करो ये बात। तो 4/9 को 9/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/16। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो 4/16 को 1/4 लिख सकते हैं। तो पहली 2 रेशियो को कंपाउंड मैंने कर दिया और रिजल्ट 1:4 आ गया। ट्रिप्लिकेट रेशियो कहता है तो 1:3 का, 1:3 का अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो कहता है 2:3 का, 2:3 का ट्रिप्लिकेट 8/27 होगा। हाँ सर, तो 1/4 पहले 2 का कंपाउंड आया था, 1/4 को 8/27 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/27 आएगा। हाँ सर, 8 कट जाएगा और 2/27 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 9:7 से। 2/27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9/7 से। तो 9 से 27 को कट करेंगे 3 आएगा और 3 7 से मल्टीप्लाई होने पे डिनोमिनेटर में यानी कि कॉन्सिक्वेंट 21 हो जाएगा। 2/21 यानी कि आपका सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। और यहां पे भाई देख, अगर मैं बात करूं तो करा तो रोहित मैंने सब कुछ मल्टीप्लाई है, कुछ और तो करा ही नहीं, लेकिन देख ले यहां पे 4/9
फिर उसके बाद आपका डुप्लीकेट रेशियो 3:4 तो 9/16। तो मैंने क्या करा कि आप इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को एक एक करके लिया, मुझे अपना काम थोड़ी बढ़ाना है। तो ये आपको पता है क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब इस 1/4 को ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 करा, तो तुझे पता है 8/27 कितना, 8/27। अब 8/27 से करा तो बेटा तुझे दिख रहा है 8 को मैं 4 से कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/27। और उसके बाद तुझे पता है कि इसे 9:7 भी कंपाउंड करना है, तो 9:7 करा तो यहाँ पे तू इजीली देख सकता है रोहित, 9 को 27 से कट करूंगा 3 आएगा, और फाइनल आंसर ऊपर 2 और नीचे 7 × 3 21 बच जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बता रोहित, हाँ जी रोहित कुमार जल्दी रिप्लाई कर। और ये मलाइका और कृतिका, तुम दोनों ने पीछे वाले क्वेश्चन का सी दे रखा था या इस वाले का सी बताया था? अभी मुझे कंफ्यूजन है, मतलब बहुत जल्दी जवाब दे दिया था, तो हो सकता है आपने पहले कर रखा हो, या हो सकता है अभी अभी एकदम से करो। पहले दिया था मलाइका पहले वाले क्वेश्चन का, या इसका दिया था तुमने 10th का? पहले वाले का। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलाइका नहीं है, मलिका। अरे यार ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन हो गए, ठीक है ना। ओके ठीक है मलिका। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। तुम सबको पता है डुप्लीकेट रेशियो 4:5 हो गया, तो आपका 16/25 हो गया। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 है तो 1/27 हो गया। सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256, तो 81 का सब डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर रूट 9 और 256 का 16 हो गया। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125 का क्यूब रूट 5 हो गया, 512 का क्यूब रूट 8 हो गया। और जो कैंसिल होना था 16 से 16 कैंसिल हो गया, और 5 से 25 कैंसिल हो गया, और 9 से 27 कैंसिल हो गया, और आपका ये 1/120 हो गया। अब क्योंकि 1/120 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आती है ना बात समझ में? अगर ना आए तो बताना है। अब जरा देखो, एक चीज आपको समझाता हूं, और रोहित ध्यान से सुनियो, और एवरीवन इनफैक्ट ध्यान से सुनना। यहां पे जब भी तुम्हें ऐसे रेशियो दी जाए, जब भी तुम्हें ऐसे इस तरीके से रेशियो दी जाए, ठीक है सर, और फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां पे आपको एक चीज देखनी है। क्या सर? आप सब जानते हैं बेटा कि इसका ये मतलब है 2a प्लस में 3b और नीचे 3a प्लस में 4b, यही मतलब है ना? हाँ सर, मतलब तो यही है। तो बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि आपका अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और जिस रेशियो को पूछा जाता है, तो वहां पे ये देखना वेरिएबल जो है, वेरिएबल a और b है ना, तो a की पावर 1 है, b की पावर 1 है। अब a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। तो जब भी मैं पूछना चाहूंगा, अगर जैसे मलिका तुमसे पूछता हूं, मलिका ये बताओ, ऊपर में जो दोनों वेरिएबल है a और b, उन दोनों की पावर का टोटल क्या होगा? a और b दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है, तो उन पावर का टोटल कितना होगा? जल्दी से रिस्पॉन्ड कर मलिका। अरे नहीं, ये ना तो मल्टीप्लाई हो रहा, और मल्टीप्लाई होता भी तो बेस सेम थोड़ी था, एक जगह a है एक जगह b है। तो सुन ले, मैं बताता हूं, ये मैथमेटिकल नहीं है, शॉर्टकट बना रहा हूं मैं। ऊपर के जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर का टोटल कितना है? a की पावर 1 b की पावर 1, दोनों का टोटल कितना हो गया? 2, ठीक है। अब नीचे भी देख, a की पावर 1 b की पावर 1, दोनों के पावर का टोटल कितना हो गया? 2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए जिसका रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? ऊपर के जितने भी वेरिएबल है उन सब की पावर का टोटल,
और नीचे के जितने भी वेरिएबल है उन सबकी पावर का टोटल देखो क्या सेम आ रहा है। जैसे यहां पे ऊपर भी 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, ए की जगह तुम्हारा 3 पुट होगा और बी की जगह 4 पुट होगा। और देखो यहां पे देख लो, मैं कर रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो गया। तो बेटा 6 और 12 ऊपर तो 18 हो गया। हाँ सर। फिर नीचे ए के नाम पे 3 हो गया तो 3 इंटू 3 9 हो गया और बी के नाम पे 4 तो 4 इंटू 4 16 हो गया और 16 और 9 25 हो गया। अब ये देख रहे हो कुछ बच्चे यही नहीं सोच पाते, प्लस करने में घबरा जाते हैं। तो आपको ये सब कुछ ओवरकम करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ बस ये नहीं यहां से देख लिया और फ्री हो गए, बस घर पे दोबारा करने ये क्वेश्चन। तो आंसर आपका कितना आ गया 18:25। हो सकता है कि कुछ बच्चे कह रहे हाँ सर ये तो नॉर्मल सा है। नहीं, जो आपने जो बताया मैं वो भी बता रहा हूं, देख लो। ये देखो यही क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है। अब यहाँ पे देख मलिका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, ऊपर के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल कितना है? एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2। तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। इसमें पावर का यूज होता है बेटा। और आपका बेसिकली एक्स का क्यूब और प्लस में वाई का क्यूब, यहां पे भी दोनों का क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 हो गया तो सीधा वैल्यू पुट करो और आपका यहां पे देखना 3 का स्क्वायर 9 और y की जगह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। फिर यहाँ पे कितना हो गया, x की जगह 3 और y की जगह 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 3 48। तो भैया आपका 36 और 48 टोटल कितना होगा? 36 और 48 टोटल बताओ कितना होगा? नालायक को 84। आदित्य जी 36 और 48 ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे देखते हैं। एक्स क्यूब 3 की पावर क्यूब कितना होता है 27 और 4 की पावर क्यूब कितना होता है 64। तो 64 और 27 कितना होता है? और 27 91। तो यहां पे आपका आ गया। और एज यू कैन सी इट कैन बी इजीली डिविजिबल बाय 7। तो ऊपर बेटा जी यहाँ पे 12 बन जाएगा और यहाँ पे कट करेंगे तो 13 आएगा और बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तुमने कहा सर एक बात बताओ, मैंने कहा कहते सर आपने मुझे ये तो बता दिया कि जब भी ऊपर के सारे वेरिएबल्स की पावर का टोटल और नीचे के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल सेम होता है तब क्या करते हैं, अगर सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे? फिर बेटा जी क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और x बाय वाई इज इक्वल्स टू 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे फिर x की वैल्यू 3/4 y करके पुट करेंगे और पूरी की पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में कंसीडर करेंगे, या तो सारा x या सारा y, इस तरीके से करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मलिका जो तू कह रही है ना बेटा कि इसमें पावर का क्या मतलब है, तो पावर का मतलब ये देख ले क्या x और y की अगर रेशियो 3:4 है तो तूने क्या सोच लिया कि इसका मतलब x का मतलब 3 और y का मतलब 4 है। अरे नहीं भाई, ये x और y की रेशियो है। और अब ये देखो कि यहाँ पे आपका ये जो रेशियो आई तो यहाँ तो 84 और 91 आया था, लेकिन आपने क्या लिखा 12:13। अब तू एक बात सोच के देख, कोई तेरे को ये बोल दे कि x और y जो है 12:13 है, तू तो सोचती रह जाएगी कि x की वैल्यू क्या पुट करूं बेटा और y की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे कि 12 आए। वो बनेगा ही नहीं किसी भी तरीके से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मलिका? रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर भी वही होंगे, x का मतलब भी वही होगा, y का मतलब भी वही होगा। ठीक है आदित्य? चलिए वेरी गुड। नाउ आई वॉज डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किस किस की ICAI की बुक नहीं आई है तुम्हारे पास? ICAI की बुक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बुक किस किस के पास नहीं है? और आप में से कौन कौन CMA का बच्चा है मेंशन करना। आप में से कौन कौन बच्चा CMA का है? CMA का बच्चा है वो भी बताना जरा।
ठीक है मलिका देवी, तो ये सुन ले और हर कोई देख ले। जैस्मिन देख ले बेटा, ये तेरा मैंने क्रोम खोल लिया। हाँ कोई बात नहीं प्रशांत, ये तूने क्रोम खोल लिया, ठीक है। और मैं साइट वैसे भी लिख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के लिखना चाहता हूं ICAI। एक मिनट रुकना, वो हाँ जी ICAI.org, ये भी साइट, ठीक है भाई। हो सकता है तुम में से किसी को बताओ, ना बताओ तो आप सुन लो। इसमें जाओ, साइट पर जाके भी जा सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग सर्च करते हैं ना। BOS नॉलेज पोर्टल, चले गए नॉलेज पोर्टल में। अगर नहीं वैसे साइट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी है, देख लो BOS नॉलेज पोर्टल। इसमें फाउंडेशन कोर्स में जाओ, फिर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में जाओ, फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाओ, और ये आपका जैसे ही क्लिक करोगे आपके लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप में तो ओपन होगी, मोबाइल फोन पे डायरेक्ट डाउनलोड होगी। मोबाइल फोन पे ओपन नहीं होगी, डायरेक्ट डाउनलोड होगी, ठीक है। और हाँ, तो मैंने मतलब इसलिए बता दी, जिसको नहीं पता हो तो भाई उसका ये है ना कि बच्चे कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो घर से करना, कहाँ से करें, हमारे पास तो है ही। तो इस तरीके से मैंने बता दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और देखो आराम से ध्यान लगाओ जरा। 2 नंबर, हो सकता है ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत से बच्चों ने कर भी ली हो, लेकिन बेटा अब ये नहीं हो सकता ना, इंडिविजुअल कोचिंग थोड़ी है, ग्रुप कोचिंग है, तो मुझे सबको कंसीडर करना पड़ रहा है। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ऐसे 2 नंबरों की तलाश है जिसका आंसर मतलब रेशियो 2:3 हो। अब मलिका एक बात सुन, अगर वाकई में जैसे मैं तेरे को बता रहा था कि अगर 2 चीजों का रेशियो 3:4 है, तो ये मत सोच कि A 3 है और B 4 है, क्योंकि देखियो अगर 2 नंबर आए कि रेशियो 2:3 है, तो ये आखिरी में हमसे नंबर ही पूछा है, द नंबर्स बताओ, तो मैं तो सीधा एक बार भी लगा दूं 2:3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं तो एक ही बार में लगा दूं आंसर 2:3। तो ऐसा नहीं है, रेशियो और नंबर दो अलग बातें होती हैं, ठीक है। और इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, उन नंबरों में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो उनका रेशियो 3:5 आएगा। हमने कहा चलो देखते हैं भैया, 4 माइनस करने की बात आती समझ में आ गया ना, तो B हो सकता ना C हो सकता, ठीक है। तो A की तरफ देखते हैं, 16 में से 16 और 24 का रेशियो मुझे पता है, 8 से कट करो, 8 × 2 16, 8 × 3 24, और अगर 16 और 25 4 नंबर में से 4 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 12 और 20 बचता है। 12 और 20 आपका 4 से डिविजिबल होता है, 4 3 12 और 4 5 20, तो 3:5 हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। The angles of a triangles are in the ratio of 2:7:11। बेटा जब पहली बार, आपको सच बताऊं, जब पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू किया था MCQ, मतलब मैं पहले फाउंडेशन लेवल पढ़ाता था सब्जेक्टिव 2005 में, फिर 2006 में एकदम से जब वो आया ना MCQ, तो पहली बार पढ़ाया था, तो मैं एक क्वेश्चन देख के पता मेरे मन में क्या फीलिंग आई थी? मेरे मन में फीलिंग आई कि ना ये क्या करेंगे, रेशियो सेम दे देंगे और टोटल ना 180 डिग्री में देंगे, क्योंकि आपको पता है ना सम ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो मैंने ये सोचा था, लेकिन ना मेरी उम्मीद पे पानी गिर गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने तीनों का टोटल देखा 180 था। फिर समझ में आ गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 80 डिग्री 11 के मल्टीपल में नहीं हो सकता। मैंने कहा सी हो सकता है। टोटल 180 तो चेक कर ही चुका था, तो 11 × 9 99 होता है, 7 × 9 63 होता है, और 2 × 9 18 होता है। कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर मैच होता है। चलिए आपने भी कर लिया, अच्छी बात है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, देखो 14-15 क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिए इसके, और कुल मिला के है कितने, 25 तो क्वेश्चन ही है। तो बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि अब आप लोग करेंगे, घर पे करेंगे। आंसर इसमें अवेलेबल हो जाएगी आपको, इसी में ही आगे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो आपसे जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास